देखो, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जाने से पहले हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने का जी? सैंपल स्पेस। ए कार्ड इज चोजन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब देखो क्या करना है, हमें चूज करना है, मतलब सिलेक्शन रहेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। n इज इक्वल टू 52, r इज इक्वल टू 1। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाता है जी? 52C1। ये क्या रहेगा वैल्यू? 52। सैंपल स्पेस बन गया। अब सबसे पहले आपको 52 कार्ड्स का जो क्लासिफिकेशन रहता है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास 4 टाइप के सूट रहते हैं। इसमें से 2 रहेंगे जी हमारे ब्लैक कलर वाले और 2 रहेंगे जी हमारे रेड कलर वाले। ब्लैक कलर में जो रहता है आपको सबसे पहले इस टाइप का एक साइन दिखता है एंड दूसरा इस टाइप का एक साइन दिखता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेड एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लब। जो रेड कलर वाले होते हैं जी, यहाँ पर आपको ये 2 टाइपोलॉजी दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डायमंड एंड दिस इज कॉल्ड एज हार्ट। हर एक सूट के अंदर आपके टोटल 13 टाइप के कार्ड्स होते हैं। अब इनको अगर नंबर वाइज अगर लिखने के लिए जाऊंगा तो ऊपर रहता है जी हमारा एस, फिर रहता है किंग, फिर रहती है क्वीन, फिर रहता है जी हमारा जैक। उसके बाद 10, 9, 8 ये जाता है जी हमारा नंबर 2 तक। मतलब देखो 2 से लेकर 10 तक ये हमारे टोटल कितने कार्ड्स हो गए जी? 9। और ये क्या हो गए जी हमारे 4। तो हम ये जो 9 रहता है इनको हम बुलाते हैं जी नंबर कार्ड्स, और ये जो 4 रहते हैं उनको बुलाते हैं जी हम फेस कार्ड्स। ये समझ में आ गया? ये सारे के सारे 52 कार्ड्स अलग अलग होते हैं। तेरा हॉरिजॉन्टल तरीके से, मतलब अगर आप बोलोगे तो मतलब आपका वैल्यू चेंज हो रहा है एक सूट के अंदर, या फिर आप सूट चेंज कर सकते हो। हर एक सूट के अंदर कितने कार्ड्स है जी? 13 कार्ड्स हैं। ये क्लियर है? ये पता होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा उसके हिसाब से हम जाएंगे। अब हम आएंगे जी हमारे इवेंट के ऊपर। इवेंट ए को डिफाइन क्या किया हुआ है जी? अ कार्ड इज ऑफ डायमंड। ठीक है। अब अ कार्ड इज ऑफ डायमंड। अब डायमंड के कितने कार्ड होते हैं जी? टोटल 13 कार्ड्स रहते हैं। और उसमें से अगेन हम कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं? सिर्फ एक ही कर रहे हैं। तो हमारा जो इवेंट ए रहेगा इसका अगर हमें कैलकुलेशन अगर करना है तो ये क्या आएगा जी? 13C1 दैट इज 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाता है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। आप सीधा ये वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, लाइक 13C1 अपॉन 52C1, या फिर इनके वैल्यूज इंडिविजुअल कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। इट्स योर चॉइस। आप एक एक कर कैलकुलेट करके जाना चाहते हो, या फिर हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, सीधा ये लिख दिया, इसको इंडिविजुअली न्यूमरेटर में कैलकुलेट करो और इसको डिनोमिनेटर में एक साथ, वो भी जा सकते हो। अब ये क्या बन जाता है जी हमारा? 1/4। अब हमें क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार निकालने के चक्कर में भी जा सकते हैं, या फिर सीधा हमारा जो फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रहता है, सीधा ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बेसिकली यही रहता है, नथिंग एल्स। यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। यही तरीका होगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या मिल जाता है जी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिला था हमें? 1/4। तो 1 माइनस 1/4 हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या मिलता है जी? 3/4 रहेगा। हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट, ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ दे आर। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? हमने अब तक दोनों के बीच में रिलेशन वाले 3 ही देखे। 3 भी बेसिकली 2 ही थे। एक था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा था एग्जॉस्टिव। चौथा जो टाइप देखा था बेसिकली क्या था? दोनों का मिक्सचर था। तो सबसे पहले सिंस ए एंड ए बार इवेंट, ये जो है इनके बारे में हम क्या जानते हैं जी?
फॉर ए एंड ए बार इवेंट हम क्या जानते हैं, ए इंटरसेक्शन ए बार इज इक्वल टू नल सेट एंड ए यूनियन ए बार इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं जी, ए एंड ए बार दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यस कार्ड में एस भी आता है क्या, फेस कार्ड में यस एस आता है। हाँ जी। कई बार हुए हैं आर्ग्यूमेंट कि सर जो इक्का या फिर एस वाला कार्ड होता है वो 2 से छोटा होता है, कुछ बोलते हैं किंग से बड़ा होता है, हमारे यहाँ पर किंग से बड़ा होता है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन, वी हैव टू गेट इन फ्लो, जो हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पता था। हो गया नोट डाउन क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। 3 dice are thrown at a time. 3 dice are thrown at a time. What is the probability of getting same numbers? What is the probability of getting same number on 3 dices? On 3 dice. ओके, ऑन 3 डाइस को हम पहला पार्ट करते हैं और दूसरा पार्ट डालते हैं जी ऑन 3 डाइस, या फिर दूसरा वाला जाता है जी ऑन 2 डाइस। मतलब सिर्फ 2 डाइस पे सेम नंबर है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले सबसे पहले क्या करते हैं जी, ऑन 3 डाइस पे करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में जाते टाइम सबसे पहले व्हाट डू वी हैव टू डू, सैंपल स्पेस। अब देखो सैंपल स्पेस बनाने में कई बार स्टूडेंट्स ना गलती कर देते, तो आई विल सजेस्ट ब्रेक कर दो पूरे प्रोसेस को। हम कितने डाइस फेंक रहे हैं, 3 डाइस फेंक रहे हैं। एक एक डाइस के बारे में सोचेंगे, एक डाइस कितने ऑप्शन दे सकता है, 6। हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, हमें बेसिकली क्या मिला जी, 6 क्यूब। 6 क्यूब क्या रहता है, 216। अब हमारा इवेंट क्या है जी, हमारा इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारा इवेंट ये रहता है जी गेटिंग सेम नंबर ऑन 3 डाइसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर चूज करेंगे, कौन से भी ऑर्डर में है, मैटर करेगा क्या, सिंस दीज आर सेम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले 6 नंबर में से हमें कोई भी एक नंबर चूज करना पड़ेगा। अब वही नंबर हर जगह पर आना चाहिए। चॉइस हो गया, हमने कितने नंबर्स को सिलेक्ट किया, एक में से एक, उसी एक में से एक और उसी एक में से एक, इतना ही आएगा। ये क्लियर है? तो ये हो जाएगा जी हमारा, लेट जैसे हमने इवेंट ए बोला, लेट इवेंट ए, ये 61 क्या है जी, चूज ए नंबर, और ये जो इंडिविजुअल क्या है जी, ये तीनों के तीनों पार्ट क्या है जी, बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ दैट नंबर। कितने तरीकों से हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एट ए टाइम तो एक ही मिलता है, इसलिए 61 ही आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा जी, 1 से 1 थ्रू एंड थ्रू इज
1 6 इवन क्या रहता है 6, ये प्रोडक्ट क्या आएगा आपका पूरा का पूरा 6, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा जी 6 अपॉन 216, दिस इज 1 अपॉन 36, ये बाय अप्लाइंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको अगर आप लैंग्वेज वाले तरीके से या फिर सस्ते तरीके से अगर जाना चाहते हो, सिंपल, हमारे कितने नंबर आ सकते हैं डाइस के ऊपर पॉसिबिलिटी, ओनली 6 ही है। लेट जस्ट से 1, तीनों पे 1 1 1 आएगा, या फिर तीनों पे 2 2 2 आएगा, या फिर तीनों पे 3 3 3 आएगा, या फिर तीनों पे 4 4 4, ऐसे करोगे तो आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं मैक्सिमम 6, आप सीधा 6 अपॉन 216 परफॉर्म कर सकते हो। अब ये इवेंट सिंपल था इसलिए सिंपली आया, इसलिए हम ये तरीका यूज करते हैं। ऑन 3 डाइस अगर सेम नंबर आना चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या मिला जी हमें 1 अपॉन 36। अब लेट जस्ट से अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऑन 3 डाइस की जगह क्या पूछा रहता ऑन 2 डाइस, मतलब हमने सबसे पहले चूज अ नंबर, अब ये तीनों डाइस पे नहीं रहेगा, ये सिर्फ 2 डाइस पे ही रहेगा, तो अब ये तीनों डाइस में से हमें कोई भी 2 डाइस चूज करने पड़ेंगे, और मल्टीप्लाइड भी तो अब सीधा प्लेसमेंट के साथ जाएंगे, ये समझ में आया? ओके, सो लेट जस्ट से ऑन 2 डाइस के लिए जाते हैं फॉर बी पार्ट। लेट जैसे अब ये जो है इस इवेंट को हमने पकड़ के चला जी बी, सेम तरीके से जाएंगे, गेटिंग सेम नंबर ऑन 2 डाइस। सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे जी, नंबर चूज करेंगे, 6 में से कोई भी एक नंबर चूज कर लिया। अब यहाँ पर तीनों डाइस पे जाना था इसलिए हमने सीधा 3C3 परफॉर्म किया था बेसिकली, वो लिखा ही नहीं हमने, बट जब आप 2 डाइस पे आ रहे हैं ना तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 3 में से कोई भी अब 2 डाइस चूज करेंगे। अब तीनों के ऊपर प्लेसमेंट देखो क्या आएगा, तीनों में से कोई भी 2 डाइस का चॉइस हो गया तो आपको तीनों ऑप्शन सब देखने नहीं है, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चेकआउट कर लो। लेट जैसे मैंने बोला जी पहले और दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे कोई तो अलग नंबर है, ठीक है, कोई तो अलग नंबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऑन 2 डाइस, तो एटलीस्ट 2 डाइस अगर बोला रहता तो हम 3 वाला भी पकड़ के चलते हैं, हम यहाँ पर ओनली ऑन 2 डाइस पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो जो नंबर हमने सेलेक्ट किया है ये पहले और दूसरे पे, और तीसरे पे हम अलग वाला नंबर पकड़ के चलेंगे। तो जो नंबर सेलेक्ट किया है कितना है, एक ही है ना, तो 1C1 है, 1C1, यहाँ पर अलग वाला नंबर रहेगा। तो ये चॉइस करने के बाद बाकी के कितने नंबर बचे, 5, 5 में से कोई भी एक रैंडमली 5C1। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 जगह पर आपका सेम नंबर है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, दिस इज इसके जैसे ही सिलेक्शन ऑफ नंबर, दिस इज सिलेक्शन ऑफ डाइस। सेम नंबर मतलब 6C1 एक ही नंबर, हाउ मेनी डाइस, 2 डाइस, इसलिए ये 3C2। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है इट इज अगेन इट इज व्हाट, हम एक सिंगल प्लेसमेंट देख रहे हैं, क्योंकि ये 3C2 की वजह से 3C2 कितना रहता है, 3 रहता है। तो लेट जैसे अगर मैंने पकड़ा यहाँ पर एक नंबर ले लिया जी, लेट जैसे 3 नंबर के लिए तो 3 3, और यहाँ पर लेट जैसे कोई और नंबर आया 5, ये 3C2 की वजह से इसके 3 टाइम्स मतलब क्या होता है 3 3 5 3 5 3 एज वेल एज 5 3 3, ये तीनों के तीनों पार्ट सिर्फ ये पार्ट की वजह से कवर हो जाता है, अरेंजमेंट्स भी हो जाती है, क्योंकि ये प्लेसमेंट मतलब वही कर रहे थे हम। तो देखो ये कैलकुलेट करो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मिलेंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 6C1 कितना रहता है 6, 3C2 कितना रहता है 3, 1C1 इज
वन, 1 7 is 1, 5 7 is 5. कितना बजी है? 6 3 जा 18, 18 5 जा 90. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. इसमें 90 है, सैंपल स्पेस में कितने थे हमारे? 2 1 6. 9 से दोनों डिवाइड होते हैं, देख लो. 9 से डिवाइड किया तो क्या होगा? ऊपर 10 आएगा, नीचे और 2 से डिवाइड होगा 5/12. दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी. अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, ए का प्रोबेबिलिटी बढ़ा है या बी का प्रोबेबिलिटी बढ़ा है? कैसे जज करें? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका प्रोबेबिलिटी कम है अगर न्यूमरेटर सेम रहेगा तो, बट जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है. तो न्यूमरेटर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल. या फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो. यहाँ पर देखो, वहां पर 12 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 15/36 रहेगा. ये 1/36 है. कॉमन लॉजिक से वही पार्ट बड़ा रहेगा, उसका होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. बट अगेन यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये जो है ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही है. दैट नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0. बट 5/12 न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज लेस देन 1. For a letters of the word, ओके, राइट साइड का नोट डाउन हो गया. For letters of word, आपको वर्ड दिया है जी अट्रैक्शन. Find probability when number 1 all t's are together, number 2 all t's and a's are together, number 3 no two t's are together. जब अट्रैक्शन इस वर्ड के लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन ऑल टीज आर टुगेदर, व्हेन ऑल टीज एंड एज आर टुगेदर, व्हेन नो टू टीज आर टुगेदर. 1 by 1 हम फाइंड आउट करने वाला है. अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने सारे के सारे पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा हुआ है, हम उसी को फॉलो करने वाला है. ठीक है. पहला स्टेप क्या रहना चाहिए? सैंपल स्पेस. ठीक है. अब ऐसा हमें कुछ दिया है कि हमारे इसमें कितने लेटर्स है जी? 10 ऐसा कुछ बोला है कि लाइक 8 लेटर वर्ड या फिर 7 लेटर वर्ड? ऐसा कुछ नहीं बोला. मतलब हमारा जो भी रहेगा वो हमेशा 10 लेटर वर्ड ही रहने वाला है. सो 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 10 फैक्टोरियल वेज. एंड व्हेन रिपीटेशन इज देयर हम डिवाइड भी करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? सैंपल स्पेस क्रिएट करेंगे. सैंपल स्पेस क्या है? वी हैव 10 लेटर्स, दे कैन बी इंडिविजुअली अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज. अब देखो रिपीटेशन क्या है. हमारा जो टी है वो 3 बार आता है और ये जो हमारा ए है ये
2 बार आता है, उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं। ओके, तो ये 3 बार, वो 2 बार, और ये टोटल 10, मतलब हमारे पास 7 इंडिविजुअल है, राइट? ओके, P वाला 3 फैक्टोरियल एंड A वाला 2 फैक्टोरियल, ये क्या रहेगा जी? हमारा सैंपल स्पेस रहेगा। कैलकुलेट करने के चक्कर में मत पड़ो, 10 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है? अब हम कहाँ पर आएंगे जी? हमारी इवेंट्स के ऊपर आएंगे। तो हमारा सबसे पहला इवेंट जो डिफाइन किया है, ऑल टीज आर टुगेदर। हमारे कितने टीज हैं? 3 टीज, ठीक है? अब लेट जैसे ये जो पहले 3 है, यहाँ पर तीनों टीज आ गए, ठीक है? दीज 3 टीज कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, बट तीनों की तीनों सेम ही है, तो डिवाइड बाय आल्सो 3 फैक्टोरियल वेज। इसको हमने क्या पकड़ लिया जी? 1 ग्रुप पकड़ लिया, और ये बाकी के ये 3 प्लेसेस चले गए, तो ये बाकी के कितने प्लेसेस है जी? 7 प्लेस। तो ये 7 इंडिविजुअल प्लेसेस एंड दिस 1 ग्रुप कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज, ऐसा जा सकते हो। या फिर ये जो ग्रुप रहेगा, ये यहाँ पर कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है जी? 8 तरीकों से अरेंज हो सकता है, एंड दिस 7 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप इन 7 फैक्टोरियल वेज। बट ये 7 जो है, टी 3 टी छोड़ने के बाद जो 7 है, उनमें से हमारे ए कितनी बार आता है? 2 बार, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अगर ये आप करोगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो देखो हमारा जो पहला इवेंट रहता है, जैसे हमने इसको इवेंट ए बोला, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ये समझ में आ गया कैसे किया है? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये वाला पार्ट आया है जी सिर्फ टीज के लिए। अब हम रिमेनिंग के ऊपर आ रहे हैं। रिमेनिंग हमारे कितने हैं जी? 7 प्लेसेस। दोज डिफरेंट प्लेसेस कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल वेज। उसमें से 2 ए है, इसलिए अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये इनका अरेंजमेंट हो गया। तो दीज आर 7 इंडिविजुअल एंड दिस इज 1 ग्रुप। टोटल हो गए जी 8, ठीक है? मल्टीप्लाइड विथ 8 टाइम्स होगा, क्योंकि लीनियर में ही है ना, ठीक है? तो इसको हमने लिखा जी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसल 1। तो ये क्या आएगा जी आपका? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आ गया जी हमारा इवेंट ए। अब हमें क्या निकालना है? उसका प्रोबेबिलिटी। तो लेट क्या होगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ए क्या है जी हमारा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और हमारा सैंपल स्पेस क्या है जी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दोनों का डिनोमिनेटर जो सेम था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो वो कहां पर जाएगा? न्यूमिनेटर में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। को 10 फैक्टोरियल को मैंने लिखा जी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कट गया। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, तो 3 3 आर दिस, 2 5 आर दैट, तो 5 इंटू 3 इतना ही बचा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 15। दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में अगर नहीं आया रहेगा, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। वो कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, वो कैलकुलेशन वो कैसे है वो मैं बताऊंगा बस, ठीक है? हम बात कर रहे हैं जी हमारा पहला वाला इवेंट। पहला वाला इवेंट लेट जैसे हमने पकड़ लिया जी ए। सिंस वी हैव हाउ मेनी प्लेसेस? 3 2 5 10। तो हमने सबसे पहले पकड़ लिया जी लेट जैसे यहाँ पर 3 टीज को हम अरेंज कर रहे हैं। दीज 3 टीज को हमने क्या पकड़ लिया है जी? 1 ग्रुप पकड़ लिया है। So these 3 t's can be arranged in 3 factorial ways, और रिपीटेशन की वजह से किया जी हमने डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू। अगर ये 1 ग्रुप है और यहाँ पर 7 इंडिविजुअल प्लेसेस है, इनके ऊपर कुछ कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको 7 इंडिविजुअल पकड़ लिए। जिनके ऊपर कंडीशन है उसको हम सीधा एक
ग्रुप पकड़ के चलता है। तो दिस वन ग्रुप एंड दिस 7 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 7 + 1 8, तो सीधा 8 फैक्टोरियल लिख दिया हमने। 8 × 7 फैक्टोरियल करते हुए नहीं बैठते, ठीक है, करने के बाद आगे वही आने वाला है। बट ये जो 7 प्लेसेस थे उनमें आपके 3 टीज छोड़ने के बाद रिपीटेशन वाला कुछ पार्ट था। देखो आपका ए कितनी बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यू विल फाइंड आउट ये जो भी डिनोमिनेटर में है वो क्यों आ रहा है, फॉर रिपीटेशन ओनली। ये 3 फैक्टोरियल टीज की वजह से आया और ये 2 फैक्टोरियल एज की वजह से आया। ये क्लियर है। अब जैसे इसको हम कैलकुलेट करते तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना मिलता है जी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के टर्म में ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर बहुत सारे पार्ट कट जाते हैं। यू विल फाइंड आउट। फाइनल कैलकुलेशन इसके रिस्पेक्ट में रखा करो। एंड अगेन हम डेसिमल फॉर्मेट चूज नहीं करते हैं, हम हमेशा फ्रैक्शन फॉर्मेट में जाता है, ठीक है, क्योंकि 1/15 का डेसिमल फॉर्मेट हम नहीं आता, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आ गया, सेकंड वाले पे चलें। सेकंड वाला देखो 3 का ही थोड़ा सा एक स्टेप आ गया। जो 3 टीज के लिए था अभी वही 2 एज के साथ भी करना है। तो मतलब आपके कितने 3 टीज एंड 2 एज, मतलब टोटल 5 के ऊपर कंडीशन है, रिमेनिंग 5 के ऊपर कंडीशन नहीं है। तो लेट्स जस्ट से हमने इसको कौन सा वाला इवेंट पकड़ लिया जी, इवेंट बी। तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम करते हैं बस ऑल टीज एंड एज आर टुगेदर। हमारे पास कितने टीज है, 3 एंड एज 2, मतलब टोटल किन के है, कितने 5 है। तो लेट्स जस्ट से भाई 3 टीज एंड 2 एज, ये वाला प्लेस ले लिए यहाँ पर, 3 टीज एंड 2 एज। these 5 letters can be arranged in 5 factorial ways divided by 3 t's वाला 3 factorial, 2 a's वाला 2 factorial। और इन सब को हम क्या पकड़ के चलेंगे जी, 1 group and these are 5 individual places। इनमें नो रिपीटिशन, इसलिए आगे तो डिवीजन में कुछ आने नहीं वाला। this 5 + 1 6 different objects can be arranged in 6 factorial ways। ये सीधा बन जाएगा जी आपका व्हाट, ऐसे ही रखो, सीधा कैलकुलेशन में मत जाओ, ट्रस्ट में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा, n ऑफ बी अपॉन n ऑफ s। मतलब देखो ये टाइप का क्वेश्चन क्यों लिया बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सैंपल स्पेस कितने बार फाइंड आउट करना है, एक बार। आपको मेहनत बस आपको इवेंट के जो कंडीशन है ना उसको जस्टिफाई करने में लगानी है। एंड प्रोबेबिलिटी में हर बार आपका डिनोमिनेटर तो सैंपल स्पेस ही रहने वाला है। तो देखो अब क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है जी, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमारा सैंपल स्पेस क्या है जी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 10 को क्या लिखा है जी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये और ये वाला पार्ट भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल एंड ये बच्चा है, इसको देखते हैं अब। 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2, इतना ही रखते हैं। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा ये हो जाएगा, 2 2 कैंसिल कर दो, 5 2 जा दिस। नीचे क्या बचा है, सिर्फ 2 3 एंड 7 बचा है ना अब, ओके। तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 42। तो हमारा आंसर क्या है जी, 1/42। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/42। तीसरा करना है, आप करो, मैं नहीं बताने वाला। No 2 t's are together, मतलब 3 t's and 2 at least 2 t's together, वो भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको करने का बढ़िया तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, अगर आपको याद आ रहा होगा तो।
नो टू टीज आर टुगेदर, इसके लिए सबसे सही तरीका क्या रहता है, पहले बाकियों को अरेंज कर लो, फिर उनके जो गैप्स रहते हैं उनके लिए इनको रखो, ये सबसे सही तरीका हो जाता है। टोटल माइनस अगर आप करने के लिए अगर जाते हो, लाइक आप अगर ऐसा सोच रहे हो सर टोटल माइनस ऑलवेज, ये क्या बोला है, नो थ्री टीज आर टुगेदर नहीं बोला है, नो टू टीज आर टुगेदर, नो थ्री टीज। आप जो जा रहे हो ना टोटल माइनस ऑलवेज, इसमें क्या मिलेगा जी आपको, ये जो पहला फाइंड आउट किया है उसका कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ वही मिलेगा, आपको जो आंसर चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमें जो आंसर मिलेगा उसमें एटलीस्ट टू टीज भी साथ हो सकता है, हमें वो भी टालना है, ठीक है। बट अगर आप ये टोटल के थ्रू अगर जाना चाहते हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस ऑल थ्री टीज टुगेदर माइनस एटलीस्ट टू टीज आर टुगेदर, ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे तब आपको मिलेगा, जो कि बहुत लेंथी जाता है, ठीक है, वो चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। अब हम कैसे करेंगे, अब देखो ऑब्जर्व करते हैं, नो टू टीज आर टुगेदर, तो हमारे टीज को पहले बाजू में रखते हैं, टीज को निकालने के बाद हमारे कितने लेटर्स बचते हैं, 7 बचते हैं। सो दीज 7 डिफरेंट लेटर्स अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 7 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। इसको स्पेसेस के हिसाब से देखते हैं, 5 6 7, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो ये जो 7 प्लेसेस है इनके ऊपर मैंने थ्री टीज को छोड़ के बाकी के जो लेटर्स है उनको अरेंज कर दिया, और जहां पर मैंने क्रॉस किया है यहां पर टीज को अरेंज कर दिया, तो वो कभी भी साथ में नहीं रहेंगे ना, याद आ रहा है वो टाइगर एंड जेब्रा वाला एग्जाम्पल, लड़के एंड लड़कियों वाला एग्जाम्पल, अल्टरनेट, या फिर नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, इस टाइप के करे थे पीएनसी के अंदर, वैसे ही जाना है। तो हमारे थ्री टीज छोड़ने के बाद लाइक हमेशा क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग थ्री टीज वी हैव हाउ मेनी लेटर्स, 7 letters, so these 7 different letters can be arranged in 7 factorial ways। अभी जो 7 different letters है उसमें से रिपीटेशन वाला कुछ है क्या, हाँ है A, तो दैट्स वाई क्या आएगा जी, ये 2 फैक्टोरियल, ये रिमेनिंग वालों का, मतलब ये जो फ्लैट प्लेटफॉर्म है वहां पर। अब इनका अरेंजमेंट होने के बाद हमें टीज के ऊपर ध्यान देना है, तो ये पहला वाला पार्ट सिर्फ हमारा किसके लिए रहेगा जी, रिमेनिंग के लिए। अब टीज वाले पार्ट के ऊपर आता है, टीज के ऊपर क्या कंडीशन है जी, नो टू टीज आर टुगेदर, ये जो 8 प्लेसेस है यहां पर अगर टीज को अगर अरेंज कर देंगे तो इट विल सेटिस्फाई दिस पार्ट। हमारी कितनी प्लेसेस है, 8, 8 में से कितनी चूज करनी है, 3, एंड सिंस 3 टीज आर सेम डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा अगर अरेंजमेंट के हिसाब से जा रहे हो तो, इसलिए सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, कैसे भी अरेंज करो होगा तो सिर्फ एक ही तरीके से होगा। तो वी हैव 8 प्लेसेस, उसमें से कितने चूज करने हैं, सिर्फ 3, दिस इज योर आंसर, सी इवेंट। समझ में आया कैसे किया ये, 7 फैक्टोरियल इंटू 8c3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8c3 क्या रहेगा आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये रहेगा जी आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये रहेगा जी आपका एन ऑफ सी। बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, तो दिस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, यहाँ प्रिपरेशन में जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, मेन एग्जाम में उतना कम टाइम देना पड़ेगा आपको पर क्वेश्चन। कुछ अगर थर्ड पार्ट समझ में नहीं आ रहेगा तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस। कहाँ पर किया ना, 8c3 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 8c3 को वो रखा है, ठीक है, ये रिमेनिंग के लिए ये वाला पार्ट किया, ठीक है।
हाँ, और ये हमें सिर्फ स्पेसेस का सिलेक्शन करना था ना। एंड थ्री टीज कैन बी अरेंज्ड इन, ऐसा नहीं पकड़ के चलेंगे, सिंस दोज आर सेम, अपन इंटू 3 फैक्टोरियल अगर करेंगे डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उधर जाएंगे नहीं क्योंकि वो डिवीजन हमेशा बनाने वाला है, ठीक है। ये जैसे हो गया, हम आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सी देखेंगे, ये क्या रहेगा जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट या फिर सैंपल स्पेस। ये क्या है जी हमारा 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या था हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। देखो क्या हो जाता है, ये 3 2 और ये 3 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो बचा है उसको लेकर चलते हैं, 8 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे क्या है आपका 10 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। मैं 10 को ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 7 को ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ऊपर क्या बचा 7 एंड 6, 3 2 जा 3, 3 जा और कुछ 2 1 जा 2, 5 जा ओके 7 अपॉन 15। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अब क्या करना है जी, आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताता हूँ। हमने ये जो तीनों इवेंट्स देखे ए बी एंड सी, इसको 0 से लेकर 1 के बीच में अरेंज करो, मतलब ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। जो सबसे लोएस्ट रहेगा वो ये साइड, जो सबसे हाईएस्ट रहेगा वो दूसरे साइड पे रहेगा। देखो आपको एक टास्क बोला कि 0 से लेकर 1 के बीच में अरेंज करना है, पहले तीनों को नोट डाउन कर लो हमारे मिले क्या है, अरेंजमेंट हम कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिला है जी हमें 1/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला है जी हमें 1/42 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मिला है जी हमें 7/15। सबसे पहले जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा, मतलब ऑब्वियसली दिस इज सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉल। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान देंगे। न्यूमरेटर जिसका 1 है उसका 7 है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे बड़ा रहेगा। तो ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज साइज है, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसा ऐसा बोल सकते हैं भाई, ये तो इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आएगा। ऐसा है यहाँ पर, ये क्लियर है। तो ट्राई क्या करो प्रैक्टिस के लिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो जिसके अंदर आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटीज, एट द एंड ये 0 से लेकर 1 के बीच में अरेंज कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ओके टेक दिस, ऐसा ही देता हूं बट इन अ वर्ड मिसिसिपी, in a word Mississippi, if letters are rearranged, find probability when number 1 all S's are together, no two S's are together। मतलब अपने लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट बेसिकली।
when all एसेस are together, when no two एसेस are together. बट कुछ भी रहे इवेंट, इवेंट के ऊपर हम सीधा नहीं जाते हैं. हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्वयं. स्वयं सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या रहेगा बताओ अब. मिसिसिपी के अंदर कितने वर्ड्स हैं, सॉरी कितने लेटर्स हैं? 11. 4 आई, 4 एस, 2 पी, 10 इधर ही हो गए. एम सबसे पहले 11. आगे कुछ डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. ये समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला जो रहता है, these are arrangements of all. और ये जो नीचे वाला रहता है जी, this is, ये सिर्फ किन के लिए रहेगा जी? रिपीट होने वाले के लिए. ये S वाला रिपीटेशन, ये I वाला रिपीटेशन और ये P वाला रिपीटेशन. दिस इज अवर सैंपल स्पेस. अगेन कैलकुलेट करने के चक्कर में मत पढ़ो, इसको ऐसे ही रखो. पहला इवेंट व्हेन ऑल एसेस आर टुगेदर, लेट्स जस्ट से क्विकली. बहुत इजी है, लास्ट टाइम के जैसा ही करना है. आ गया जी. किस किस का इवेंट ए जस्टिफाई हो गया? ठीक है, ये आया है क्या? चेकआउट करो जी. आपको आना चाहिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो देखो इसको अगर अगेन सिंपल तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा एक पकड़ लिया. कुछ नहीं, हमारे 4 एस की बात चल रही है तो भाई हमने 4 एस का एक ग्रुप बना लिया. दिस इज वन ग्रुप. नाउ दिस 4 एसेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, बट रिपीटेशन हो रहा है इसलिए हम डिवाइड करेंगे विद 4 फैक्टोरियल. अब ये वन ग्रुप, अब ये 4, 11 में से 4 चले गए तो बच्चे कितने? 7 इंडिविजुअल प्लेसेस. तो 7 + 1 8. हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल वेज. रिपीटेशन वाला ये जो 7 इंडिविजुअल थे उसमें 4 आए थे और 2 पी थे. ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो आपका ये रहेगा जी नंबर 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा अब? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. कुछ कटता है? हाँ जी कटता है. इसको सिंप्लीफाई करो जी. 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल. 11 को हमने लिखा जी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. ये कट गया, ये कट गया. 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2. 3 3 जा 2 5 जा इतना ही होता है. 4 अपॉन 165. 4 upon 165. This is our probability of A. Next, no two S's are together. No two S's are together. तो पहले जो रिमेनिंग है वहां से शुरुआत करेंगे.
क्विकली करो। ये प्लेसमेंट के लोकेशंस है। नो टू एसएस आर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है सबसे पहले उनको अरेंज करेंगे और उनके बीच के जो गैप रहेंगे वहां पर हम एसएस के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 4 एस अगर हटा दिए तो 11 में से कितने बचे, 7। तो these कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज, वहां पर जो रिपीटेशन है वो भी डाल दो जी, विच इज 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। रिमेनिंग अब यहाँ पर 7 को अरेंज करने के बाद लीनियर में आपके कितने प्लेसेस है जी, 8, और हमारे पास कितने एसेस है, 4। 8 में से कितने प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं, 4 प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं, तो 8C4। ठीक है, और अब ये चारों के चारों ऐसे सेम है, इसलिए आगे आएगा जी आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, जो कि अल्टीमेटली क्या बन जाता है, 1। अब अगर ये वोवेल्स के लिए अगर रहता, लाइक नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स जैसे अलग अलग टाइप के, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। जब अलग अलग रहेंगे, ये सेम के लिए है। ये क्या बन गया जी हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा, n ऑफ बी अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये रहा। 8C4 क्या रहता है जी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपना सैंपल स्पेस क्या है जी, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 एंड 2 फैक्टोरियल। ओके, कुछ कटता है, ये कटेगा और ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। अब क्या बचता है, देखो जी, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या करो जी, 11 को हमने क्या लिखा जी, 11 फैक्टोरियल को हमने लिखा 11 इंटू 9, सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 7 को हमने क्या लिखा जी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये और ये पार्ट कैंसिल, ये और ये पार्ट कैंसिल, क्या बचा, ऊपर ये पार्ट बचा है और नीचे ये कुछ कटता है, 3 2 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 2 कैंसिल, ऊपर सिर्फ 7 बचता है, नीचे 11 इंटू 3 बचता है, तो क्या आएगा जी आपका 7 अपॉन 33 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब अगेन हमने 2 निकाले, इनको अरेंज करो 0 से लेकर 1 के बीच में, कैसा आएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका प्रोबेबिलिटी छोटा। पहले का क्या है, 4 अपॉन 165, यहाँ पर 7 अपॉन 33, 165 बड़ा है तो उसका प्रोबेबिलिटी छोटा रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 0 से फिर प्रोबेबिलिटी ए, फिर प्रोबेबिलिटी बी एंड देन फाइनली 1 आएगा। In a word, daughter, if letters are rearranged, same question, find probability when no two vowels are together. अब देखो, नो 2 T's आर टुगेदर, नो 4 S's आर टुगेदर, उसमें जो भी टुगेदर के ऊपर था कंडीशन, वो सारे के सारे एक जैसे थे, मतलब तीनों T's थे, चारों के चारों S थे।
अब यहाँ पर जो हमारे वोवेल्स है वो सारे के सारे सेम है क्या? नहीं, वो अब अलग अलग रहने वाला है। तो अब सबसे पहले क्या करना रहता है जी हमें? सैंपल स्पेस। इफ लेटर्स आर रीअरेंज, कितने लेटर्स है जी? 8। रिपीटेशन है क्या? नहीं, आठों के आठों अलग है। तो ये क्या बनेगा आपका सीधा 8p8, दैट इज 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आते हैं जी हमारे इवेंट्स के ऊपर। नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, हमारे कितने कॉन्सोनेंट्स एंड कितने वोवेल्स है पहले वो देखना पड़ेगा जी हमें इवेंट के हिसाब से। वी हैव 3 वोवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। इनके ऊपर कंडीशन है, तो हम सबसे पहले रिमेनिंग से शुरुआत करेंगे। देखो अब रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 5 रहेंगे एंड नो टू के लिए हम ये वाले करेंगे। दिस 5 डिफरेंट कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, सिंस देयर इज नो रिपीटेशन, उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, तो हमारे पास कितने प्लेसेस मिलते हैं जी? 6। 6 में से हमें 3 वोवेल्स के लिए कितने प्लेसेस चूज करने पड़ेंगे? 3। तो हमने क्या किया जी? 6C3। अब वो प्लेसेस चॉइस करने के बाद उनका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। हमारे कितने वोवेल्स है? 3 वोवेल्स, एंड सिंस दीज आर डिफरेंट, अगर रिपीटेशन वाला रहता तो हम डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करते। सिंस देयर इज नो रिपीटेशन, हम सीधा ऐसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसको फिर उधर 3 फैक्टोरियल पहली जगह पर ना टीम टीम है, क्योंकि तीनों 3 सेम है ना, तो वो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आता, तो लिखा ही नहीं क्योंकि वो सेम थे। समझ में आया? ठीक है, ये आ गया जी आपका इवेंट। जैसे हमने बोला जी इसको इवेंट ई बोलो, ए बोलो, कुछ भी बोलो। तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा जी? n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a इज 5 फैक्टोरियल, 6C3 क्या रहता है जी? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। देखो ये और ये कट गया, 8 को क्या लिखा जी? 8 को लिखा जी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। सिंप्लीफिकेशन अब करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करो अब। 5 फैक्टोरियल होता है जी 120, ये होता है जी 6 ये हो गया जी 20, 8 4 2 जा 4 5 जा, ये आपका क्या है जी? 5 अपॉन 14, 5 अपॉन 14। चलो आज हम एक कंसेप्ट देखते हैं। आपको कार्डिनलिटी ऑफ मल्टीपल सेट्स के ऊपर हमने फॉर्मूला देखे थे, याद है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहे फॉर्मूले? बहुत सिंपल वाले थे, उन्हीं को यूज करते हैं जी हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, ये एडिशन थ्योरम के ऊपर क्यों जाता है पहले उसके ऊपर ध्यान दो। 10 तक जो हमने प्रोबेबिलिटी देखा था उसमें हम कितने इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालते थे? एक। हमने अभी जो प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस के ऊपर, हम हर एक इवेंट का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते थे। व्हाट इफ एक बड़ा वाला सैंपल स्पेस है और उसके अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर रहेंगे इवेंट्स, ठीक है, इट्स लाइक दिस इज माय सैंपल स्पेस। इसके अंदर मेरा इवेंट ए है और मेरा इवेंट बी है, ठीक है। तो अगर पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी, तो इसका मतलब क्या रहेगा? ए और बी का मतलब रहता है ए यूनियन बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए एज वेल एज बी, मतलब ए एंड बी रहेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर फाइंड आउट क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करूंगा।
ये प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले कहां से लेकर आएंगे हम? सीधा सेट थियरी के अंदर जो हमारे ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मूले हैं जिसको हम प्रूव कर चुके हैं, सीधा हम वहीं से लेकर आएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वही फॉर्मूले से सिर्फ अब क्या रहेगा, आपका n की जगह पर अब सामने क्या लगेगा जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, ए यूनियन बी। इस तरीके से हम जाएंगे। उसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं जी? एडिशन थ्योरम। क्योंकि अब यहाँ पर हम मल्टीपल इवेंट्स को लेकर जा रहे हैं। सिंगल इवेंट तक 10 तक हुआ था, अब 11th-12th में आपको जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो 2 या फिर 2 से ज्यादा टाइप के इवेंट्स के लिए होगा। इसलिए तो हमने टाइप्स ऑफ इवेंट देखा था। ठीक है, तो हेडिंग डाला एडिशन थ्योरम। लेट्स स्टार्ट। इफ ए, बी एंड सी are events related to a random experiment, if capital A, B and C are events related to a random experiment, ठीक है, ये बैकग्राउंड के साथ हम चलेंगे। अब अगर मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो ऑब्वियसली मेरा क्या रहेगा? सैंपल स्पेस रहेगा। ये लिखवाने की चीज नहीं है, अंडरस्टैंड करने की चीज है। हम सीधा फॉर्मूले से शुरुआत करने वाला है। सैंपल स्पेस मतलब एक सेट रहेगा। हमने इवेंट को क्या डिफाइन किया है? अगर इवेंट मेरा अगर कोई भी अगर रहता है, हम सीधा क्या बोलते हैं? इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और अगर ए, बी एंड सी अगर इवेंट्स है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ एस, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। तो सेट थ्योरी के हिसाब से अगर हम सिर्फ ए एंड बी के बारे में अगर बात करेंगे तो हम क्या जानते हैं? सिंस number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, हम इस तरीके से जानते हैं। ये हमारा इक्वेशन रहता है। अब लेट जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला जी? इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग थ्रू आउट। किससे करेंगे जी? n ऑफ s से। अब क्या करेंगे जी? अब डिवाइड करेंगे। तो n ऑफ a यूनियन b अपॉन n ऑफ s क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। तो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन p। हमारे सारे के सारे एडिशन वाले थ्योरम इसी तरीके से बनेंगे। सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कार्डिनैलिटी था, अब उसी की जगह पर आप क्या आएगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। डिफरेंस बाकी का कुछ भी नहीं है। तो वो जो फॉर्मूले थे अब यहाँ पर आएंगे अंडर एडिशन थ्योरम। ये क्यों? व्हेन वी वर्क ऑन 2 या फिर 2 से ज्यादा बड़े वाले इवेंट्स, इसलिए बैकग्राउंड के साथ हम चल रहे हैं। तो ये पहला वाला कैसा है मैं बस वो बता रहा हूं। ठीक है, हर बार यही होने वाला है। तो सीधा अब ये वाले फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन जनरल यही होगा। अब देखो सेकंड वाला, अगर यहां पर ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहते तो for A and B are mutually exclusive events। अगर A एंड B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है, हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला क्या है कंडीशन? देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में ये वाला पार्ट आएगा क्या? कभी नहीं। सो if for A and B are mutually exclusive, probability of A union B is equal to probability of A
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वही यही फॉर्मूला वहां पर डिसजॉइंट सेट्स के लिए देखा था। अब 2 इवेंट्स के लिए देखा, अब 3 इवेंट्स के लिए देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एंड अगेन यहां पर अगर ये ए बी एंड सी तीनों के तीनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहते तो इन सबका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता, 0 ही आता। हमारा सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट बचता, वो लिखेंगे हम 4th। फॉर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फॉर्मूले कुछ नए हैं क्या? नहीं, जो सेट थ्योरी में देखे हुए थे उन्हीं से मैच करते हैं। जैसे ये ए बी और सी के लिए देखा, अब सिर्फ ए एंड बी के लिए देखते हैं। फॉर ए एंड बी आर इवेंट्स, फॉर मत करो, लेट ए एंड बी आर इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, probability of occurrence of only A। देखो इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं वेन डायग्राम भी सामने रख रहा हूँ, सिंस हम सेट को थोड़ा सा यूज कर ही रहे। तो हमारा ये सैंपल स्पेस है और इसके अंदर हमें ये ए और ये बी इवेंट है। दिस इज सैंपल स्पेस, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए, ओनली ए मतलब कौन सा पार्ट रहता है, ये पार्ट रहेगा। दिस इज ओनली ए, दिस इज टोटल ए। अब ये ओनली ए कब मिलेगा, जब मैं ए में से ए इंटरसेक्शन भी हटा दूंगा तब भी मिलेगा। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए मतलब दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये रहता है इसका नोटेशन। ओनली ए आएगा बट बी नहीं आना चाहिए। अब इसको हम कैसे लिखते हैं जी, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, अब ओनली ए की जगह पर हमने क्या बोला, ओनली बी। ठीक आएगा जी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो आना चाहिए उसके ऊपर बार नहीं लगेगा, जो नहीं आना चाहिए उसके ऊपर बार लगेगा। ये समझ में आया? तो यहां पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो अब ये सेकंड में जो पूछा है ना आपको, ये वाला पार्ट पूछा है।
ओनली बी, मतलब ये ब्लैक में जो शेड किया है, ये कब मिलेगा? जब आप टोटल बी में से, ये बीच वाला पार्ट क्या है जी? ए इंटरसेक्शन बी है ना। जब आप बी में से, टोटल बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओनली बी, ओनली बी। ठीक है, इनका नोटेशन कुछ इस तरीके से रहता है। Probability of occurrence of exactly one of A और B, इसका मतलब क्या रहेगा? ये दोनों का यूनियन, तभी तो होगा ना एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, आइदर ए या फिर आइदर बी ओनली। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। अब इसको जोन वाइज अपन अरेंज करके देखते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या रहता है। अगर मेरा कोई भी एलिमेंट रहेगा, यहां पर रहेगा तो वो एक भी सेट के अंदर नहीं है, यहाँ वाला सिर्फ ए के अंदर है, यहाँ वाला सिर्फ बी के अंदर है, और ये जो बीच वाला ये दो सेट में बिलोंग करता है ना। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, इसका मतलब जीरो वाला प्लेस तो नहीं आएगा, जो दो सेट्स में है वो भी नहीं आएगा, जो सिर्फ एक सेट में सिर्फ वही आएंगे, मतलब दिस और दिस। ये दोनों का यूनियन करना पड़ेगा ना। यूनियन क्यों करना पड़ेगा? और आया है, दैट्स व्हाई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट ये दोनों का यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन विथ बी। अब यूनियन मतलब सीधा क्या होता है? एडिशन होता है। क्यों? क्योंकि दीज टू आर डिसजॉइंट सेट्स। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस, तो ये बन जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा तब। हो गया नोट डाउन? एडिशन थ्योरम के लिए हम सेट थ्योरी के जो पता थे फॉर्मूले, हम उनको ही लेकर चल रहे हैं। एडिशन मतलब हम प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे के साथ यूनाइट कैसे होती है, हम वो वाला पार्ट देख रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके ऊपर एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो, अब आप फर्स्ट टाइम एक से ज्यादा इवेंट्स के ऊपर काम करने वाले हो। ठीक है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, कितने इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे? ओनली वन। अब एक से ज्यादा इवेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, सो टेक दिस क्वेश्चन। ए बास्केट कंटेन्स अभी फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स का जमाना है भाई? ऑरेंजेस आ रहे हैं ना? हाँ, तो a basket contains 10 oranges and 20 apples. In which 3 oranges and 5 apples are defective. अब डिफेक्टिव का मतलब सड़े हुए हैं, सड़े हुए या फिर गंदे, बैड एप्पल्स या फिर बैड फ्रूट, गंदा बच्चा। ठीक है, इन विच 3 oranges and 5 apples are defective. A boy chooses 2 fruits at a time. A boy chooses या फिर picks up 2 fruits
at a time, then what is the probability that boy has either 2 apples or 2 good fruits? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो और एज यूजुअल हमें सैंपल स्पेस से ही शुरुआत करनी है. A basket contains 10 oranges and 20 apples. मतलब हमारे पास टोटल कितने फ्रूट्स है? 30 फ्रूट्स है. In which 3 oranges and 5 apples are defective. मतलब टोटल डिफेक्टिव कितने हैं? 8 आर डिफेक्टिव. मतलब 8 आर बैड फ्रूट्स एंड 22 आर गुड फ्रूट्स. ये समझ में आया? ये क्यों कर रहा है? क्वेश्चन में आगे जाके पता चल जाएगा. A boy chooses 2 fruits at a time. ये बताएगा जी हमारा सैंपल स्पेस के लिए बैकग्राउंड. ये बताएगा जी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट. 30 में से कोई भी 2 फ्रूट्स चूज होने वाला है. ठीक है. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये रहेगा. प्रोबेबिलिटी दैट से आगे अगला वाला पार्ट रहता है जी हमारा इवेंट. तो इस टाइप के जब आप क्वेश्चन करते हो तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये क्या रहेगा जी? हमारा बैकग्राउंड रहेगा. ये बैकग्राउंड है हमारे पास. अ बॉय चूजेस 2 फ्रूट्स एट अ टाइम. प्रोबेबिलिटी पूछने के पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहता है. ये वाला जो पार्ट है ये क्या है जी? हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट. और रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको पैदा करता है जी? सैंपल स्पेस को. प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट. अब ये प्रोबेबिलिटी जिसका भी पूछा जाता है जी, अ बॉय हैज, ये वाला पार्ट क्या रहेगा जी? हमारा इवेंट रहने वाला है. ये समझ में आया? पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आना चाहिए what is our random experiment, what is the background and what we are supposed to find out. क्योंकि ये इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. यही रहने वाला है, इसलिए हम ऐसे जाते हैं. ये क्लियर है? तो अब इसका सॉल्यूशन जब निकालने के लिए जा रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद व्हाट? सैंपल स्पेस. ठीक है. अब बॉय चूजेस, सैंपल स्पेस के लिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस करते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है जी? अब बॉय चूजेस 2 फ्रूट्स एट अ टाइम. एक साथ कर रहा है. ठीक है. एक फिर दूसरा ऐसा नहीं कर रहा है, एक साथ दोनों के दोनों चूज कर रहा है. हाउ मेनी फ्रूट्स डू वी हैव? 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस. मतलब हमारे पास 30 फ्रूट्स है. उसमें से वो कितने सेलेक्ट कर रहा है? सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन रहता है एंड 2 कर रहा है. इसलिए हमारे सिलेक्शन के कितने तरीके बनेंगे? 13 से 2. दिस इज लिटरली 13 इंटू 29 अपॉन 2. आप आंसर निकालना है निकाल सकते हो, ऐसे रखना है रख सकते हो. ये बनता है जी आपका 30 इंटू 29 अपॉन 2 विच इज, ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ आंसर आता है शायद. ठीक है. अब आता है जी हमारे किसके ऊपर? इवेंट्स के ऊपर आएंगे. और है इसकी वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे जी? यूनियन यूज करने वाले हैं. ये क्लियर है? एक तो हमें क्या मिले? 2 एप्पल्स मिले या फिर हमें 2 गुड फ्रूट्स मिले. तो इसलिए क्या करेंगे? हमारा पहला इवेंट रहेगा जी वी आर गेटिंग 2 एप्पल्स. दूसरा इवेंट रहेगा जी वी आर गेटिंग 2 गुड फ्रूट्स. ठीक है. ये समझ में आया? तो अब देखो हमारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें उसके ऊपर भी फोकस करना है. ठीक है. हमारे पास 2 इवेंट्स है तो हमें क्या है जी? हमारा इवेंट ए रहेगा जी बॉय गेट्स 2 एप्पल्स. और हमारा इवेंट बी क्या रहेगा जी? बॉय गेट्स 2 गुड फ्रूट्स. ये 2 अलग अलग इवेंट रहेंगे. ठीक है. इनका इंटरसेक्शन भी तो हो सकता है ना. अ बॉय गेट
2 गुड एप्पल्स। ये क्या रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा। क्यों यार है, समझ में आएगा, फॉर्मूला दिखेंगे तब। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या रहेगा जी, बॉय गेट्स 2 गुड एप्पल्स। हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, और हमारा ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला क्या है जी, एडिशनल थ्योरम। एडिशनल थ्योरम क्या था जी हमारा, दो इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए हमने ये तीनों चीजों को मेंशन किया है। एवरीवन गॉट इट। हमें एलएचएस फाइंड आउट करना है। 2 एप्पल्स और मतलब यूनियन 2 गुड फ्रूट्स। तो हमारा 2 एप्पल्स वाला इवेंट ए, 2 गुड फ्रूट्स वाला इवेंट बी यूनियन है। तो भाई यूनियन वाले फॉर्मूले में हम क्या जानते हैं, ये इंटरसेक्शन भी आता है। तो हमने देखा भाई यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, ये दोनों का कॉमन पार्ट, अ बॉय गेट्स 2 गुड एप्पल्स, यही तो हो सकता है। हमने वही लिखा, 2 एप्पल्स जो कि अच्छे हैं। ये समझ में आया एवरीवन? उसी फॉर्मूले में हम सॉल्व कर सकते हैं। एवरी इधर इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल निकाल के जाते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले में बाद में सिर्फ पुट कर देंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन सबका नोट डाउन हो चुका है, रब कर दूं। इवेंट ए, अ बॉय गेट्स 2 एप्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए निकालते हैं, बहुत इजी है। अ बॉय गेट्स 2 एप्पल्स, हमारे पास एप्पल्स कितने हैं, 20 है। 20 में से 2 एप्पल्स होने चाहिए। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा जी आपका 20C2 रहेगा, ठीक है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिकम्स 20C2 अपॉन 30C2। सैंपल स्पेस वही है ना, 30C2 इज आवर सैंपल स्पेस, मत भूलो। इसलिए मैंने 20C2 का मतलब ये 30C2 इसके अंदर नहीं डाला शुरुआत में, हम हमेशा इसमें करेंगे, ठीक है। ये हो गया इवेंट ए। इवेंट बी निकाले। इवेंट बी क्या है जी, वी आर गेटिंग 2 गुड फ्रूट्स। तो बैड फ्रूट्स को हटा दो, टोटल 30 फ्रूट्स है, उसमें से 3 ऑरेंज डिफेक्टिव है एंड 5 एप्पल्स, मतलब 8 आर बैड फ्रूट्स। तो गुड फ्रूट्स कितने बचे, 22। तो हमारा इवेंट बी क्या रहेगा जी, 22 गुड फ्रूट्स में से कोई भी 2 फ्रूट्स मिला है। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 22C2 अपॉन 30C2, ये हो जाएगा जी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब बॉय गेट्स 2 गुड एप्पल, सी दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास गुड एप्पल्स कितने हैं, हाउ मेनी एप्पल्स डू वी हैव, 20 एप्पल्स, उसमें से 5 एप्पल्स खराब है, तो सिर्फ 15 एप्पल्स अच्छे रहेंगे। तो गुड एप्पल्स मतलब ये क्या रहेंगे जी, 15C2 रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा हमारा, 15C2 अपॉन 30C2। अब ये जो तीनों इंडिविजुअली फाइंड आउट करे, आपको सिर्फ इसमें डालना है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है और ये गिवन डेटा से ये तीनों पार्ट हमने निकाले। देखो तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमारा जो भी आंसर रहेगा उसके डिनोमिनेटर में तो वही आने वाला है। तो सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो जी, 20C2 प्लस 22C2 माइनस 15C2 डिवाइडेड बाय 30C2। कैलकुलेट करना बहुत इजी है। 20C2 मतलब क्या रहेगा, ये 20 इंटू 19 अपॉन 2 प्लस ये 22C2 क्या रहेगा, 22 इंटू 21 अपॉन 2 माइनस ये 15C2 क्या रहेगा, 15 इंटू 14 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ये 30C2 क्या रहेगा, 30 इंटू 29 अपॉन 2। सबके डिनोमिनेटर में 2 है, कॉमन लेके ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके सिर्फ प्रोडक्ट है जी, बहुत इजी है ये। 20 इंटू 19 380, 21 इंटू 22 कितना रहता है जी, 462 माइनस 15 इंटू 14 210
डिवाइडेड बाय 29 इंटू 30 870। 380 में से 210 गया तो 170 बचता है। 170 प्लस दिस 2 7 प्लस 6 3 कैरी ओवर 1 632 अपॉन 870। 2 से डिवाइड होता है बस ये। 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 316 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 435। इससे छोटा नहीं होता शायद, क्योंकि ऊपर 3 से नहीं होता, ये 15 से होता है, बट ऊपर वाला 3 या फिर 5 से नहीं होता। इस समझ में आया क्वेश्चन? हम एडिशनल थ्योरम कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव 2 और मोर इवेंट्स। ऐसा एक और क्वेश्चन करें। ओके ओके क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट होता है। A contractor has a probability of getting a contract A is 2/5. Is नहीं आएगा। And not getting contract B as 4/7. If probability of getting one of both contract is 2/3, find probability of getting getting of both contract. अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज दिए हुए। यहाँ पर हम सीधा एडिशन थ्योरम के ऊपर
जा सकते हैं। ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या किसके ऊपर फोकस करना है? गिवन डेटा। ये गिवन डेटा ऊपर वाला थियरी में उसको एक बार मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेकर आओ। लेट्स जस्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट ए, हमने पी ऑफ ए बोला, ये क्या है जी? 2/5। अब सेकंड वाला देखो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बी, मतलब ये पी ऑफ बी बार रहेगा, विच इज 4/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा जी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, तो 1 माइनस 4/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा जी हमारा? 3/7 रहेगा। डेटा जो गिवन है उसको एक बार प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लेकर जाना है। अब देखो हमें क्या बोला है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तो सिर्फ ए मिलेगा या फिर सिर्फ बी मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो देखा ना एडिशन थ्योरम, उसमें तीसरा वाला पार्ट, ए एंड बी के लिए जो था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन विथ बी, ये वाला पार्ट, ये पार्ट गिवन है आपको। ये समझ में आया? एग्जैक्टली वन ऑफ, ये दोनों का क्या है? वन ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, इस टाइप से रहेगा। दिस इज गिवन एज 2/3। तो ये देखते से गिवन डेटा मतलब आपको क्या दिया है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन विथ बी, आपको ये वाला पार्ट दिया है जी। दिस इज नथिंग बट 2/3। गिवन डेटा से आ गए, जैसे ये देख लिया हमें इसका फॉर्मूला पता है, वन ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा सीधा क्या आएगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है फॉर्मूला। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कॉन्ट्रैक्ट। बोथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ए एंड बी, एंड का मतलब क्या रहता है जी? आपको इंटरसेक्शन पूछा है, ठीक है। तो देखो गिवन डेटा को अगर आप उसमें डालते हो, आपका एलएचएस में क्या रहेगा? दिस इज 2/3 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज 2/5, पी ऑफ बी इज 3/7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, हमें जो भी फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सब कुछ एक साइड पर लेकर जाते हैं जी। 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, उधर का माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ये उधर जाएगा, तो दिस इज 2/5 प्लस 3/7 माइनस 2/3, कितना आएगा यहाँ पर? पहले सबका डिनोमिनेटर सेम करो। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तीनों क्या है? आपके प्राइम नंबर्स है, तो तीनों का प्रोडक्ट करके ये आएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखो देखो तीनों का प्रोडक्ट क्या आता है? 5 7 35 इंटू 3 105, 105 हर एक का है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करें? तीनों का प्रोडक्ट नीचे लिख दिया, ये दो को मल्टीप्लाई करना है ये इसके नीचे का पार्ट छोड़ के बाकियों के साथ, मतलब 7 3 21, 21 2 42 प्लस 3, ये 7 छोड़ के बाकियों के साथ 5 3 15, 15 3 45 माइनस दिस 5 7 35, 35 इंटू 2 70, ठीक है। देखो ये क्या बनता है आपका? ये बन गया जी आपका 87, 87 माइनस 70 17, 17/105। अब देखो ऊपर ऑलरेडी प्राइम नंबर है, मतलब बनेगा तो नहीं। अब यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लीकेशन में 2 है वो इधर डिवीजन में जाएगा। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 डिवीजन में जाएगा तो अब क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 17/210, यही आएगा। This is the probability that contractor get both.
चलो एडिशन थ्योरम के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज यहीं पर रुक जाएंगे। आज हमने बेसिकली पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इवेंट सीखे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू इवेंट्स। बट अगर दो इवेंट अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, उधर भी थे इधर भी है, तो उनसे रिलेटेड बाकी के पार्ट व्हाट आर द रिलेशंस, वो हम देख रहे थे। एक ये क्वेश्चन ले लो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट a probabilities करो, probabilities of student passing in physics, math and chemistry are denoted as small p, small m and small c. फुल स्टॉप, उसके आगे कंटिन्यू करो। A student has 75% chance of passing at least in one subject. ये राइट साइड का लिख के हो गया सबका प्रीवियस क्वेश्चन। देखो सिर्फ क्लास नोट्स में रखने तक ही क्वेश्चन मत रखो, इसको रिवीजन के टाइम पे देखा करो हम क्या देख रहे हैं। अ स्टूडेंट हैज 75% ऑफ पासिंग एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट एंड 50% of passing at least in two subjects and 40% of passing exactly in two subjects. Find P plus M plus C P plus C minus M देखिए जो भी फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, P पता होना चाहिए, M पता होना चाहिए और C पता होना चाहिए। अब ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सबसे पहले गिवन डेटा निकालना है, क्योंकि सब कुछ प्रोबेबिलिटी में ही दिया है ना। 75% मतलब 75/100, आउट ऑफ 100 चल रहा है सब कुछ। तो हमें जो ये P और M और C मिलेंगे ये भी किस में मिलेंगे, परसेंटेज में ही मिलेंगे, आउट ऑफ 100 ही मिलने वाले। ये एक आइडिया आ गया विदाउट इवन स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन अगर नोट डाउन हुआ रहेगा, लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले जाते टाइम हमें गिवन डेटा जो थ्योरी लैंग्वेज में दिया है उसको सबसे पहले नोटिफाई करना है। अब ये रिस्पेक्टिवली तक का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन फिजिक्स इज P, probability of passing in math is M and probability of passing in chemistry is C। बेसिकली ये गिवन है पहले स्टेटमेंट का मतलब। अ स्टूडेंट हैज जो भी है एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री, तीनों में से एटलीस्ट
एक सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। तो बेसिकली ये जो पहला वाला पार्ट है, दिस इज नथिंग बट P यूनियन M यूनियन C, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन M यूनियन C, ये है। तो लिखो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन M यूनियन C इज नथिंग बट 75%, ऐसा लिखो, या फिर 75/100 ऐसा लिखो। प्रोबेबिलिटी है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट आएगा ही आएगा। पासिंग एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स। अब एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या रहता है जी? ठीक है, इसको अगर आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको अगर आप डिटेल में अगर देखना चाहोगे तो पहले इसके ऊपर ऑब्जर्व करो, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड अगर करेंगे तो ये बीच वाला पार्ट मतलब क्या है? P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, यही रहेगा, तीनों का इंटरसेक्शन है बीच वाला पार्ट, और ये आपका 2-2 वाला रहेगा। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला रहता है, हम कैसे बोलते हैं जी? P इंटरसेक्शन M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस बीच वाला पार्ट 3 बार हुआ ना रिपीट, वो हमें एक ही बार चाहिए, तो -2 टाइम्स ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। बेसिकली यही मतलब है इसका, सेकंड वाले का मतलब। एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स। और इसी फॉर्मूले के अंदर ये -2 की जगह -3 अगर करोगे तो आपको कौन मिलता है जी? एग्जैक्टली इन 2 सब्जेक्ट। ये थर्ड का मतलब रहता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस 3 टाइम्स ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। ये गिवन डेटा को सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मेट में कर लो, जो फाइंड आउट करना है वो पहले नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन सबसे पहले नोट डाउन करो। मैं ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये P, M एंड C निकालने तक ही हेल्प करने वाला हूँ, बाद में ये आप खुद से कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, गिवन डेटा थ्योरी वाला मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख दिया। कोई है अभी भी जिसको ये गिवन डेटा का रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आया रहेगा तो मैं वेन डायग्राम के ऊपर वापस से दिखा देता हूँ, देखना। हाँ हाँ ना ना बोल दिया करो, लगे हाथ। कोई और बोलेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं क्यों अपना डमनेस दिखाऊं लोगों के सामने, मत सोचो ये। These are the places जहां पर 0 पास हुआ है, these are the places जहां पर 1 पास हुआ है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पास हुए। ये वो वाले प्लेसेस है जहां पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट वाले पास हुए, और ये तीनों में पास हुए वाला, ये तो पता है। वेन डायग्राम के अंदर ये 7 स्पेसेस के अलावा और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया जी हमें? गिवन डेटा में सबसे पहला वाला पार्ट 75% एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम एक से ज्यादा चलेगा, मतलब 1 1 1 2 2 2 और 3 3 सब कुछ आने वाला है। और ये कौन सा वाला प्लेस रहता है जी? दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब यहाँ पर हमारा क्या रहेगा जी? फिजिक्स यूनियन मैथ यूनियन केमिस्ट्री रहेगा। और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, सीधा उसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। हमें साथ में और क्या दिया है जी? ये वाला पार्ट दिया है, एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्ट मतलब कम से कम 2 आना चाहिए, 2 से बड़ा वाला भी चल जाएगा, मतलब ये वाला ही पार्ट आना चाहिए। और एग्जैक्टली इन 2 सब्जेक्ट मतलब सिर्फ 2 वाला पार्ट आएगा। ये क्लियर है? अब एटलीस्ट इन 2 के लिए जब जा रहे थे, ये ऊपर वाला पार्ट पता है, ये फॉर्मूला कैसे बना वो देखो। एटलीस्ट इन 2 ना, तो हमें बेसिकली ये वाला पार्ट चाहिए। तो हमने शुरुआत कैसे किया है जी?
हमने P इंटरसेक्शन M लिया, देखो सबसे पहले मतलब ये वाला पार्ट ले लिया, फिर हमने क्या दिया M इंटरसेक्शन C, मतलब ये वाला पार्ट लिया, फिर P इंटरसेक्शन C मतलब ये वाला पार्ट लिया। बट हमें हर एक पार्ट कितनी बार चाहिए रहता है? यूनियन इज नथिंग बट एडिशन विदाउट रिपीटिशन। ये बीच वाला पार्ट कितनी बार आया? 3 बार आया, बट हमें कितनी बार चाहिए? एक ही बार चाहिए, तो 2 बार एक्स्ट्रा आया ना, इसलिए -2 टाइम्स ऑफ मिडल पार्ट किया। तो अब हमारा हर एक पार्ट अब एक एक बार आया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोला है? ओनली इन 2 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली इन 2 सब्जेक्ट, मतलब आपका सिर्फ ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए और ये आना चाहिए, उनके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, देखो P इंटरसेक्शन M दोनों एक बार, M इंटरसेक्शन C दोनों एक बार, P इंटरसेक्शन C दोनों एक बार। बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, जो कितनी बार आया है? 3 बार आया, इसलिए हमने उसको 3 बार माइनस कर दिया। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम यूज कर सकते हो सीधा, ये गिवन डेटा है, ठीक है। अब हमें देखो ये यहाँ तक अगर नोट डाउन अगर कर लिया रहेगा, इसके आगे सीधा वैल्यू लिख दो। इसका क्या बोला था जी? 50%, और इसको हमने क्या बोला है जी? 40%। अब देखो ये दोनों को अगर देख लिया, दोनों में सिर्फ किसका डिफरेंस है जी? इसका डिफरेंस है, आपको सीधा P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C मिल जाता है। इसमें से ये माइनस कर दो, 50% में से 40% माइनस कर सकते हो ना, वही करना है, नथिंग एल्स। ये गिवन डेटा के बाद हम क्या बोल सकते हैं जी? अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स अगर माइनस कर देंगे, ये पॉसिबल है क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली या फिर ओनली 3 सब्जेक्ट्स वाला मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 2 में मतलब 2 एंड 3 दोनों आएंगे, एग्जैक्टली 2 में सिर्फ 2 वाले आएंगे। 2 एंड 3 में से सिर्फ 2 वाले अगर हटा दिए तो सिर्फ किसके बचेंगे? एग्जैक्टली 3 वाले बचेंगे। तो विच इज नथिंग बट आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, यही रहेगा। अब एटलीस्ट 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। एग्जैक्टली 2 का क्या है जी? 40%। तो बेसिकली हमें क्या मिला जी? 10% इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई वो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हो जाएगा। बट हमें वो पूछा है क्या? नहीं, हमें P प्लस M प्लस C, पहला वाला पार्ट तो वही पूछा है। P प्लस M प्लस C, इसका मतलब क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ P फिजिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, बेसिकली यही पूछा है। तो ये इंडिविजुअली कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर सीधा ऐसे भी जा सकता है पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब हमारा P यूनियन M यूनियन C का फॉर्मूला देखेंगे। ये करने के पीछे रीजन क्या है, समझ में आ गया? ठीक है, हमें एग्जैक्टली 2 पता है, हमें एटलीस्ट 2 पता था, हमने एग्जैक्टली 3 वाला निकाल लिया। हमें एटलीस्ट 1 वाला पता है, एटलीस्ट 2 वाला पता है, एटलीस्ट 2 1 में से एटलीस्ट 2 अगर हटा देंगे तो हमें एग्जैक्टली 1 वाला भी मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। नहीं, वो नहीं चाहिए बट निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद P यूनियन M यूनियन C। ये क्या रहेगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, यही फॉर्मूला है। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाले टर्म्स है ना, यहां से माइनस साइन ले लिया मैंने। समझ में आ रहा है जो हमें फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ P क्या है? P स्मॉल p, इसको हम सीधा स्मॉल p लिखेंगे, इसको स्मॉल m लिखेंगे और इसको अब स्मॉल c लिखेंगे। हमें P प्लस M प्लस C निकालना है ना, ठीक है।
ये नीचे वालों में से मैंने माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया ये बाहर, तो क्या होगा, ये जो माइनस साइन वाला ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाले ब्रैकेट में जो लिखा है ये हमारे किसी से मैच करता है क्या गिवन डेटा में? लगभग ये इसके साथ मैच करता है। ये -2 टाइम्स है, बस यहाँ पर क्या है जी, -1 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस किया तो कुछ फर्क पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर? नहीं पड़ेगा ना। मैंने क्या किया है जी, इसको -2 टाइम्स कर दिया और बैलेंस करने के लिए जी +1 टाइम्स कर दिया। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी, ये कर दिया। अब इसमें से पहला वाला पार्ट क्या है जी, हमारा 50% है, और ये दूसरा वाला पार्ट हमने जस्ट निकाला क्या है, 10% है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50% प्लस 10%, 60% हो जाएगा नीचे सीधा। तो हमारा क्या हो जाता है, ये सीधा P प्लस एम प्लस सी माइनस 60%। अब देखो आगे जाएंगे। अब हमें सिर्फ इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब वापस से गिवन डेटा के ऊपर आएंगे। ये कैसे निकाला समझ में आ गया? ठीक है, देखो हमें इंडिविजुअली पार्ट मिल गया, बट हमें ऑलरेडी ये P यूनियन M यूनियन C का वैल्यू पता है क्या अब तक? P यूनियन M यूनियन C पता है ना? दिस इज नथिंग बट 75/100। ठीक है, P प्लस M प्लस C, वहां का माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस। तो देखो हमारा पहले वाले का आंसर मिल गया, P प्लस M प्लस C इज इक्वल टू 75/100 प्लस 60/100 विच बिकम्स। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैसा आंसर है, ये 1 से बड़ा है। ठीक है, बट दिस आर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, दिस इज नथिंग बट, हमें जो पहला क्वेश्चन पूछा है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। हमें इंडिविजुअल नहीं मिला है अब तक। हमारा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको इंडिविजुअल भी निकालना पड़ेगा। बट विदाउट एक्स्ट्रा डेटा पॉसिबल नहीं होगा ये। ठीक है, तो सिर्फ पहले वाले पार्ट तक ही निकाल लेते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट स्क्रैच कर दो फिलहाल। हमारा आज क्वेश्चंस भी बहुत हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स वाला क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि P प्लस M प्लस C इंडिविजुअल पार्ट के लिए उनका इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। हमें सिंगल डेटा भी नहीं पता, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली 1 वाला निकाल सकते हैं क्या हम? एग्जैक्टली 1 वाला, एग्जैक्टली 1 वाला फॉर्मूला, एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2, आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली 1 वाला पार्ट मिलेगा ना। एटलीस्ट 1 ये था, एटलीस्ट 2 ये था, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली 1 वाला मिलेगा। वो 25% मिलता है शायद, एग्जैक्टली 1 वाला 25% मिलेगा। 25%, नेक्स्ट 50%, अंदर वाला 10%। अब गिवन डेटा को अगर हम एक वेन डायग्राम के ऊपर देखेंगे तो प्रॉबेबली समझ में आएगा हमारा। हमारा ये बीच वाला कितना आया था जी? 10% आया था।
ये तीनों मिलाकर क्या थे, एग्जैक्टली 2 थे, मतलब ये तीनों का एडिशन कितना आता है, 40% आता है, 40 + 10 50%, दैट इज एग्जैक्टली 2, ठीक है। ये और ये मिलाकर हमारा एग्जैक्टली 1, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या था, ये कुल मिलाकर 75 था, मतलब बाहर का 25 रहेगा, इन तीनों का एडिशन हमारा 25 था। इंडिविजुअल निकालने के लिए जा सकते हैं क्या हम? नहीं जा सकते, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं पता है, ये सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हमें ये भी नहीं पता। ये तीनों का एडिशन 25% है, ये अंदर के तीनों का एडिशन 40% है, और इसका एडिशन 10% है। विदाउट एक्स्ट्रा डेटा नहीं जा सकता। बट एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका मतलब क्या रहेगा। अब हमें जो पहला पूछा गया था वो क्या था, P + M + C, इसका मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो रिपीटेशन हो रहा था, इसलिए ये कैसा है जी, ग्रेटर देन 100 आया। ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा था, ये वाला पार्ट 3 बार आ रहा था, तो जो वाला पार्ट 2 बार आ रहा था ये 40 × 2 80, और ये बीच वाला पार्ट 3 30, 80 + 30 110। देखो 25 में 110 ऐड किया तो 135, हमें वही आंसर मिला था। बेसिकली वेन डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा था, सेकंड वन, P + C - M, मतलब P + C, उसमें से M पार्ट माइनस करना है, मतलब आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, उसमें ये वाला पार्ट आपका डबल आएगा। बट हम ये बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं ना, only 1 and only 2 and only 3 के बाहर, तो विदाउट एक्स्ट्रा डेटा हम आगे नहीं जा सकते। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल स्क्रैच करते हैं नंबर 1 तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं जी नया वाला कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब तक हमने नॉर्मल वाला प्रोबेबिलिटी देखा है, अब हम देखेंगे जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आज हमने क्या देखा, एडिशन थ्योरम, ये एक नया वाला पार्ट देखा, उसमें क्या रहता है। अब तक हमने प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक इवेंट के ऊपर निकाला हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर हर एक इवेंट आपका इंडिविजुअल होता है नॉर्मली 10 तक। बट अब 11th 12th में जो हम प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं, डू वी हैव अ सिंगल इवेंट, यस, वन आफ्टर अनदर, बहुत सारी सिंगल रहेंगे, बट उनके बीच का रिलेशन भी हमें देखना रहेगा। तो हम सैंपल स्पेस को एज अ यूनिवर्सल सेट दिखाएंगे, सारे इवेंट्स को एज देयर सबसेट्स दिखाएंगे। वेन डायग्राम के ऊपर जैसे कार्डिनलिटी वाले फॉर्मूले क्रिएट किए थे, उसी के हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी वाले क्रिएट किए। कैसे है वो समझ में आ चुका है, ठीक है। सो व्हेन वी वर्क ऑन मल्टीपल इवेंट्स वी ऑलवेज गो फॉर एडिशनल थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में ये रहेगा, इसमें क्या रहता है वो अगले लेक्चर में ही बताऊंगा। इफ नीडेड रीड करके आ सकते हो।